नमस्कार। कभी सोचा है एक भव्य रॉकेट लॉन्च, आसमान में वो जो रोशनी उठती है, उसके पीछे कैसा दिमाग काम करता है? शांत, केंद्रित। हाँ बिल्कुल। और अक्सर ऐसे दिमाग वो सुर्खियों से दूर ही रहते हैं। आज हम ऐसे ही एक व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, डॉक्टर सतीश धवन। हाँ, वो नाम जिन्होंने भारत के स्पेस प्रोग्राम को असल में आकार दिया। हम अक्सर डॉक्टर कलाम या विक्रम साराभाई का नाम सुनते हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा जाने जाते हैं। हाँ, पर धवन पृष्ठभूमि में रहकर वो नींव तैयार कर रहे थे जिसपे ये सब खड़ा हुआ। तो आज हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि उनके जीवन, उनके योगदान को समझें, खासकर IISc और ISRO में उनकी भूमिका पर, उससे जुड़ी जानकारी को देखें। हाँ, और ये समझने की कोशिश करें कि उनके नेतृत्व ने कैसे भारत को स्पेस रिसर्च के ग्लोबल मैप पर लाने में मदद की। शुरुआत उनकी अकादमिक यात्रा से करें, वो भी काफी असाधारण थे। बिल्कुल असाधारण। लाहौर में जन्मे 1920 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिजिक्स और मैथ्स में। और फिर वो अमेरिका चले गए, मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और फिर कैलटेक से PhD। कैलटेक, वो भी एरोनॉटिक्स और गणित में। ये तो जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। हाँ, बहुत ही प्रभावशाली। फिर 1950s में वो भारत लौटे, IISc बैंगलोर से जुड़े। और वहां वो सबसे कम उम्र के डायरेक्टर भी बने, है ना? हाँ, सबसे युवा निदेशक। लेकिन सिर्फ निदेशक बनना ही नहीं, उनका जो रिसर्च वर्क था IISc में, हाँ, उसके बारे में बताइए। वो बहुत अहम था। उन्होंने फ्लूइड डायनामिक्स, टर्बुलेंस, बाउंड्री लेयर्स, इन चीजों पे काम किया। अच्छा, ये शब्द सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। हाँ, पर ये सीधे सीधे रॉकेट और विमानों के डिजाइन से जुड़े हैं। मतलब हवा कैसे बर्ताव करती है तेज रफ्तार पर। और मजे की बात यह है कि उन्होंने ISRO बनने से पहले ही भारत में हाई स्पीड एरोडायनामिक्स की एक मजबूत नींव रख दी थी। ओह, तो ये एक तरह से भविष्य की तैयारी थी। बिल्कुल, वो सिर्फ एकेडमिक नहीं थे, एक विजनरी थे, योजनाकार थे। और फिर आया 1972 का वो मुश्किल वक्त, जब डॉक्टर विक्रम साराभाई का दुखद निधन हुआ। हाँ, तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे आग्रह किया कि वो ISRO का नेतृत्व संभालें। और उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त के साथ शायद। हाँ, उन्होंने शर्त रखी कि वो IISc के निदेशक भी बने रहेंगे। ये दिलचस्प है। मतलब वो रिसर्च और एप्लीकेशन दोनों को साथ लेके चलना चाहते थे। सही कहा, वो इस जुड़ाव को बहुत महत्व देते थे। तो जब उन्होंने ISRO की कमान संभाली, उसके बाद क्या बदलाव महसूस हुए? संगठन में क्या फर्क आया? बहुत बड़ा फर्क। उन्होंने ISRO में एक, आप कह सकते हैं, स्पष्ट संरचना बनाई, अनुशासन लाए और सबसे जरूरी चीज, एक लॉन्ग टर्म विजन दिया। लॉन्ग टर्म विजन मतलब उन्होंने अलग अलग सेंटर्स को स्पेसिफिक रोल दिए। जैसे VSSC को रॉकेट बनाने का काम, हाँ, SAC को सैटेलाइट्स और पेलोड्स का। इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ा, काम में तेजी आई। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव नहीं थे, ये क्षमता निर्माण था। बिल्कुल इसरो की कैपेबिलिटी बिल्डिंग की नींव थी ये। और इसी का नतीजा शायद हमें 1980 में देखने को मिला, जब भारत ने SLV-3 रॉकेट से अपना पहला उपग्रह रोहिणी सफलतापूर्वक लॉन्च किया। हाँ बिल्कुल, SLV-3 ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। और उस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अच्छा, जो धवन के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे थे। हाँ, और यहीं पर धवन की लीडरशिप स्टाइल वो बहुत खास थी। हाँ, उसके बारे में मैंने भी पढ़ा है कि वो सफलता का श्रेय टीम को देते थे और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेते थे। क्या इस तरह के रवैये से ISRO के अंदर एक हिम्मत बढ़ी होगी, मतलब रिस्क लेने की, प्रयोग करने की? निश्चित रूप से। देखिए, जब लीडरशिप असफलता को सीखने का हिस्सा मानता है ना, तो वैज्ञानिक और इंजीनियर बड़े लक्ष्य साधने से डरते नहीं। उन्हें पता होता है कि अगर कुछ गलत हुआ तो उन्हें दोष नहीं दिया जाएगा, बल्कि उससे सीखा जाएगा। उन्होंने साइंटिफिक फ्रीडम, टीम वर्क, इन सबको बहुत बढ़ावा दिया। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं थी, उनके काम करने का तरीका था। और उनकी दूरदर्शिता का एक और उदाहरण, श्रीहरिकोटा को भारत का मुख्य स्पेस पोर्ट चुनना। हाँ बिल्कुल, आज हम उसे सतीश धवन स्पेस सेंटर या SDSC के नाम से जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला था उस वक्त। बहुत बड़ा। और वो हमेशा काम को व्यक्ति से ऊपर रखते थे। अवार्ड्स, मीडिया, इन सब से दूर। 3 जनवरी 2002 को उनका निधन हो गया, लेकिन इसरो की जो कार्य संस्कृति है, जो इथॉस है, उस पर उनकी सोच की छाप आज भी दिखती है। तो अगर हम संक्षेप में कहें,
डॉक्टर सतीश धवन वो आर्किटेक्ट थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की नींव रखी, उसे दिशा दी, उसे मजबूत किया। हाँ, और उनका जीवन ये दिखाता है कि सच्चा नेतृत्व वो शांत रहकर भी कितना शक्तिशाली हो सकता है, बिना किसी दिखावे के। बिल्कुल। हर बार जब श्रीहरिकोटा से कोई रॉकेट उड़ता है तो वो एक तरह से डॉक्टर धवन की विरासत को ही तो लेकर जाता है। सही कहा। अनकहे रूप में ये उन्हीं को एक श्रद्धांजलि है। ये हमें सोचने पे भी मजबूर करता है। आज की दुनिया में जहां पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटना, ये सब कितना अहम हो गया है। हाँ, ये तो है। क्या डॉक्टर धवन जैसी विनम्र, टीम केंद्रित लीडरशिप जो श्रेय लेने से बचती हो, क्या वो आज भी उतनी ही प्रभावी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।